Good morning, class 8th. Today we'll start chapter number 5, coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. बच्चों, हम बहुत सारे पदार्थ अपने जो हमारी दैनिक ज़रूरतें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. कुछ हमें नेचर में मिल जाते हैं और कुछ हम बनाते हैं अपने एफर्ट से, जिन्हें ह्यूमन एफर्ट कहते हैं. ठीक है, तो आप एक्टिविटी 5.1 में एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसे मटेरियल्स की जो आप रोज यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और उनको नेचुरल और मैन मेड ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको करना है. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं, आपने बनाई है, क्या इसमें एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, मिनरल्स भी हैं? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. तो resources, अगर आपने ऐसा उदाहरण दिया है नेचर से मिलने वाले resources का, तो इन्हें हम कहते हैं natural resources. किनको कहते हैं? जो भी हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं. ठीक है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, these all are natural resources. Natural resources क्यों है ये? प्राकृतिक संपदाएं क्यों हैं? क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलती है. ठीक है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, क्या वो खत्म हो जाएंगे हमारी जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उनसे? ये क्वेश्चन है आपका. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. आपने 7th क्लास में पढ़ा है वाटर के बारे में. इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी कभी खत्म नहीं होगा? इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स. अब बच्चों, ये भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं. एक इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है. व्हाट आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में, अनलिमिटेड है ना, मात्रा में होते हैं, और ये जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी होती हैं उनसे ये कहीं ना कहीं नहीं खत्म होंगे. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम इन एग्जॉस्टिबल कहते हैं, ना खत्म होने वाले. ठीक है, प्राकृतिक रिसोर्स. ठीक है, जैसे कि सनलाइट, धूप का हम कितना भी इस्तेमाल करें लेकिन वो खत्म होती है नहीं, सूरज फिर से आते हैं अगले दिन और आपको सनलाइट मिलती रहती है. वैसे ही एयर भी इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारी प्रकृति से, हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो कि जिनके लगातार इस्तेमाल से वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी. तो ऐसे रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए? बहुत ही सावधानी से करना चाहिए उनको हम, क्योंकि उनके लंबे इस्तेमाल से क्या होंगी, वो खत्म हो सकती हैं. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इनका जो अमाउंट होता है, इनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है, लिमिटेड होती है, निश्चित होती है. ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टिबल कहलाते हैं क्योंकि ये खत्म हो सकते हैं, है ना. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. जो भी रिसोर्सेज होती हैं जिनका अमाउंट लिमिटेड है, सीमित है प्रकृति में, ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म हो सकते हैं. जैसे उदाहरण के लिए जो फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ ऐप की. ठीक है, अगर जंगलों का कटान करेंगे हम तो धीरे धीरे जंगल क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे. आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कुछ खत्म भी हो चुके हैं और कुछ खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको इसी तरह मारते रहेंगे या जंगल को खत्म करते रहेंगे. आपके मिनरल्स हैं, है ना, आपको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, है ना. तो ये मिनरल्स जो भी हैं इनका भी अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो मिनरल्स भी
टाइम पे आके खत्म हो जाएंगी। उसी तरह कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। और इस चैप्टर में हम कोल, पेट्रोल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने कुछ क्या लिए, ईटेबल्स लिए, खाने की चीजें हमने ली हैं। ये आप एक्टिविटी में देख सकते हैं कि हमने पॉपकॉर्न रखे हुए हैं, उसमें पीनट्स रखे हैं, रोस्टेड कॉफी रखी हुई है। इस तरह से हमने क्या ले लिए हैं, हमने कंटेनर्स ले लिए हैं, तो ये सारी चीजें उसमें रख दी हैं। तो जो भी ईटेबल्स हैं इन द कंटेनर, ये दैट रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो जैसे हमने खाने की चीजें रख ली है, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर में हमने क्या रख लिया है, हमने पॉपकॉर्न रख लिया है ये कंटेनर में, हमने पीनट्स रख लिए हैं कंटेनर में, हमने रोस्टेड टॉफीज या फिर ग्राम्स रख लिए हैं एक जिसमें कंटेनर में। तो ये कंटेनर क्या है, ये बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो टोटल हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है हमारी, ये क्या है, इतनी मात्रा में ही है। तो अगर इसका हम यूज करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। अब ये मान लीजिए आपने पॉपकॉर्न रखा है, यहाँ पर पीनट रखा है, यहाँ पर रोस्टेड ग्राम रखा है, तो सबका अपना जो कंजप्शन है, जो खर्च होगा वो अलग अलग, जैसे कि कोल रखा है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, सबका अपना अपना अलग अलग खर्च है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अगर कोई जनरेशन, मतलब मान लीजिए हम इस तरह से उदाहरण लेते हैं ना, जैसे हमारे जैसे दादाजी हैं, उन्होंने कोई चीज जब यूज करी होगी वो इतनी सारी मात्रा में थी, ठीक है, इतनी सारी थी। फिर उसके बाद अगली जनरेशन आई हमारे फादर की, तो वो खत्म होके इतनी रह गई, ठीक। फिर हमारे जनरेशन में हमने और खत्म कर दी, इतनी कर दी। तो इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, अगर किसी जनरेशन में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा, है ना। इट मे बी that earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something of them। तो कोई चीज, मान लीजिए हमने तीनों चीज रखी हुई हैं, तीन टाइप की चीज, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो कोई किसी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम खर्च भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये बताता है कि किस तरह से हमारी जो पिछली जनरेशन है उन्होंने ध्यान रखते हुए इन चीजों को ज्यादा कंज्यूम नहीं किया। इसी तरह हमें भी ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्मी ईंधन, ठीक है। ये एग्जॉस्टिबल होती हैं, ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स, ठीक है, मरने के बाद जो उनके अवशेष बच जाते हैं, ठीक, उन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल। और उसी फॉसिल से ये फ्यूल्स बनते हैं, ठीक, ये ईंधन बनते हैं, तो इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, कई सालों पहले अगर कोई पेड़ है, जानवर है, वो क्या हो गया, मिट्टी में दब के रह गए, तो बहुत सालों तक उन पर प्रेशर, टेम्परेचर ये लगता रहता है, और वो कई सालों के बाद, कई हजारों सालों के बाद वो क्या बन जाते हैं, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम में नेचुरल गैस। तो इनको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत सालों का समय लगता है, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी इनको कंज्यूम करेंगे तो खर्च करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें धरती माँ ने दिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनका बहुत ही समझदारी से उपयोग करना है, नहीं तो ये एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कोल, सबसे पहले हम कोल पढ़ लेते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। कोल कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल ऐसा फ्यूल है जो फूड कुकिंग में हमें यूज में आता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और कोल को पहले रेलगाड़ियों में भी यूज किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, स्टीम से चलती थी हमारी जो भी इंजन्स थी। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल का एक और भी यूज है कि थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कोल के बहुत सारे यूजेस हैं जो आपने यहाँ पे पढ़े। स्टोरी ऑफ कोल।
About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Underline it. इसको समझिए. Under high pressure and high temperature, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. तो आपको अभी बताया था फॉसिल फ्यूल क्या होता है. जो भी नेचुरल आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, एक बार वो लिविंग थे लेकिन क्या हो गया, कई साल पहले वो दब गए हैं. जैसे फ्लड कंडीशन से या फिर कोई पेंडेमिक आया, किसी भी वजह से वो क्या हो गए हैं, वो क्या हो गए, वो बरी हो गए हैं सॉइल में. और सॉइल उनके ऊपर चढ़ती गई. इससे क्या हो गया, कंप्रेस हो गए और टेम्परेचर बढ़ा और वो नीचे धंसते गए डीपर. उसके बाद क्या है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. वो कैसे बने, जो डेड प्लांट्स हैं वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से डेड प्लांट्स क्या बन गए, धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. कोल क्या है, मेनली कार्बन का कंटेंट है कोल में. ठीक है, तो जो स्लो प्रोसेस होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. इसको कार्बनाइजेशन भी कहते हैं. तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कार्बनाइजेशन. तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये नोट डाउन करना है. सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो वेजिटेशन थी, जो भी आपके ट्रीज थे, प्लांट्स थे, वो क्या हो गए, दब गए मिट्टी के अंदर कई सालों तक. ठीक है, उन पर प्रेशर टेम्परेचर लगा और उसके बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गए. तो कोल को भी हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल. क्योंकि फॉसिल का मतलब क्या है, जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल, मतलब मृत अवशेष. ठीक है, मृत अवशेष से बना है ये कोल. अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. कोल माइन से हम क्या करते हैं, कोल निकालते हैं. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है कोल माइन फिगर 5.2 पे. कई मूवीज में भी आपने देखा होगा कोल माइन में वर्क होता है. तो इस तरह से कोल निकाला जाता है कोल माइन से. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is produced in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. तो कोल से क्या निकलता है, कोयले से क्या निकलता है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस निकलती है. ठीक है, और ये आपका जो कोल है वो कहाँ से निकलता है, कोल माइन से निकलता है. ठीक है, तो इससे आपको और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कोक, इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. कोक का यूज किसमें होता है, कोक आपको कोल के साथ साथ मिला है यूजफुल प्रोडक्ट. जब हम कोल को निकाल रहे हैं आपको प्रोसेसिंग में, कोल के साथ साथ आपको कोक, कोल टार और कोल भी मिला है. तो कोक का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है कोक का, और कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज होता है. देन कोल टार. व्हाट इज कोल टार, अपने सड़क बनते समय कई बार देखा होगा, ब्लैक कलर का बिछता है ना ऐसा. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ब्लैक कलर का थिक लिक्विड सा होता है, अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस. इसमें 200 सब्सटेंस क्या है, मिक्स्ड है. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances in everyday life and in industry, like synthetic dyes बनाने के लिए काम आता है कोल टार, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, roofing material. Interesting, naphthalene was used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. ठीक है, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling रोड्स में. रोड की मेटलिंग के लिए भी कोल tar यूज होता था, लेकिन आजकल क्या यूज होता है, ब्यूटेमिन का यूज होता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. ठीक है, सो कोल tar वर अर्लियर यूज्ड इन मेटलिंग द रोड्स. तो ये भी इसका एक यूज है कोल tar का. नाउ कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस हमें कैसे मिलती है, जब हम कोल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको कोक के साथ साथ कोल गैस भी मिलती है. इसका यूज क्या होता है,
देखो एक यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने की जरूरत है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में कोल गैस का सबसे पहले यूज हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स आप देखते हो ना, आपकी जो भी स्ट्रीट्स होती हैं उनमें लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट कहते हैं हम। तो लंदन में सबसे पहले इसका यूज हुआ था 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। नाउ डेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब इसको हीट के सोर्स की तरह यूज करता है रेदर देन लाइट, ठीक है। एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। हमने कोल के बारे में पढ़ लिया है सारा, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट पेट्रोल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स। इनमें हम कैसे यूज करते हैं पेट्रोल को? फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ये आपको सबको पता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और हैवी जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं, है ना। लाइट व्हीकल्स चलते हैं आपके पेट्रोल से और हैवी चलते हैं डीजल से। लेकिन पेट्रोल डीजल आपको दोनों मिलते हैं कहाँ से? एक नेचुरल रिसोर्स जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोल और डीजल दोनों आपको किससे मिल रहा है? पेट्रोलियम से। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनसे मिलता है हमें पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिज्म died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. तो आपने कई बार देखा होगा आपकी जो भी सी होती हैं, ठीक है, वहां से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकाला जाता है, ठीक है। ओके, अगर नहीं मालूम है तो आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं, आपको पता लगेगा। या न्यूज में अब अगली बार कभी पेट्रोलियम के बारे में बताया जाएगा तो आपको ध्यान सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि सी के पास से ही आपकी जो पेट्रोलियम है उसको निकाला जाता है। तो क्या कैसे बना पेट्रोलियम? पेट्रोलियम भी आपका फॉसिल फ्यूल है। कहाँ पर मिलता है? सी में मिलता है। तो सी के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके डेड होने पर बॉडी सेटल डाउन हुई और उन पर क्या सैंड और क्ले की लेयर कवर हो गई। और फिर कई सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर थी वहां पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, वो क्या बन गए कई सालों के बाद? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ओके, इस तरह से हुआ है। देखो पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, ये कहाँ है? वाटर के नीचे है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layers containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. आप ये देख रहे हैं वाटर के ऊपर, आपको ये देखिए वाटर है, दिस इज वाटर। वाटर के ऊपर आपको ऑयल और गैस दिख रहा है, दिख रहा है? पेट्रोलियम में नेचुरल गैस डिपॉजिट में वाटर यहाँ प्रेजेंट है, इसके ऊपर ऑयल और गैस। क्यों? बिकॉज दे आर लाइटर, इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। वाटर इज मोर डेंसर देन ऑयल एंड गैस, सो ऑयल एंड गैस फ्लोट ओवर द वाटर। क्लियर? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो सबसे पहले ड्रिल कहाँ हुई थी? पेंसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। 8 years later, in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Godavari and Krishna. तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड इट इज इम्पोर्टेंट इन साइंस एज वेल। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हम रिफाइन कैसे करेंगे? हमें पता लग गया कि यहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है एंड गैस प्रेजेंट है, बट रिफाइनिंग कैसे करेंगे? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर, ठीक है, अनप्लीजेंट ओडर है, इट इज नॉट प्लीजेंट। It is mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। तो पेट्रोलियम जो आपका है इसकी रिफाइनिंग हम करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, क्योंकि इसमें मिक्सचर है किस किस चीज का? पेट्रोलियम गैस भी है, पेट्रोल भी है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का, जो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम के, ठीक, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। और ये रिफाइनिंग का होती है, मतलब आपका जो पेट्रोलियम है, ठीक है, हमें जो मिला उसकी जब रिफाइनिंग होती है, ठीक, तो उसमें से अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स निकलते हैं, अलग अलग चीजें निकलती हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि डीजल, पैराफिन, वैक्स, पेट्रोलियम गैस, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो वो जो रिफाइनिंग होती है, इस रिफाइनिंग के इस सेपरेशन के, है ना, प्रोसेस होता है सेपरेशन का, तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में प्रोसेस होता है। ये दिख रहा है आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी इस फिगर में। Various constituent of petroleum and their uses are given in table 5.1. 5.1 में आपको ये uses भी दिए हैं और अलग अलग आपके components भी दिए हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसको LPG बोलते हैं, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये फ्यूल की तरह यूज होता है हमारे घर में, इंडस्ट्री में। पेट्रोल का यूज होता है जो भी लाइट व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, है ना, प्लेन में भी यूज होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ओके। कैरोसिन का यूज, कैरोसिन भी हमें यहीं से मिला है, कंस्टिट्यूएंट है ये पेट्रोलियम का। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स, फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए भी हम डीजल का यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लिब्रिकेशन में यूज होता है। पैराफिन वैक्स का ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल्स, वेसलीन एक्सेट्रा। एंड विटामिन का यूज होता है पेंट्स में एंड रोड सरफेसिंग में, ठीक है। जैसे कोलतार का यूज होता है, उसकी प्लेस में अब किसका यूज होता है? विटामिन का यूज होता है, ओके। एंड दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, ओके। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas, and these are called petrochemicals. इनको क्या कहते हैं? जो भी मिलते हैं हमें सब्सटेंस पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, पेट्रोकेमिकल्स। They are used in manufacturing of detergents, डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चर में, फाइबर्स, polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizer. ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड हो रही है वो आपकी फर्टिलाइजर जैसे यूरिया बनाने के यूज में आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेट्रोलियम, इसके काफी सारे यूज है कमर्शियल, तो इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को, ये आपको याद रखना है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है आपका, इसको कैसे स्टोर करके रखते हैं? इसको स्टोर करके रखते हैं हाई प्रेशर में, और हाई प्रेशर तभी इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि क्या कर दिया, हाई प्रेशर में इसको गैस को कंप्रेस कर दिया, ओके। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए सीएनजी का यूज होता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब सीएनजी का यूज कैसे होने लगा है? इसके व्हीकल्स में भी यूज होने लगा है, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। हम क्योंकि क्या चाहते हैं, कभी भी हम जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट उससे क्लीन रहे, गंदा ना हो, पोल्यूशन ना हो। तो आपका जो सीएनजी है इट इज अ क्लीन फ्यूल, ओके। सो व्हीकल्स में भी सीएनजी का यूज आजकल हो रहा है काफी ज्यादा। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. और ये pipes के थ्रू होम में, फैक्ट्री में सप्लाई करी जा सकती है, तो ये बहुत आसानी से यूज करी जा सकती है। Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. ठीक है, यहाँ पर गुजरात में, दिल्ली में कुछ प्लेसेस में ऐसा नेटवर्क है पाइपलाइंस का जहां हम इजिली सीएनजी को यूज कर पाते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस को भी बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। कहाँ मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। नेचुरल गैस का कौन कौन सी एरिया में मिलता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल। ये पढ़ा है आपने। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं, कई साल, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनमें कन्वर्ट होने में, कोल और पेट्रोलियम में। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. और इनके जो रिजर्व्स हैं बनने में तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लेकिन खत्म होने में सिर्फ कुछ 100 ईयर्स में ही खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और ये इनकी जब बर्निंग होती है तो एयर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। और इनके यूज से जितना ही हम ज्यादा यूज करेंगे कोल पेट्रोलियम को तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। तो बहुत ज़्यादा जब इनका रिक्वायरमेंट हमें है, बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा किसी और से काम नहीं चल सकता, तभी हमको इनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी, और क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जब बहुत ज़रूरी है तभी इनका यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट। इससे एनवायरमेंट भी हमारा साफ रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और अवेलेबिलिटी जिनकी है वो लॉन्गर टाइम तक रहेगी, आगे की जनरेशन भी इसको देख पाएंगी। ठीक है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका मतलब PCRA का फुल फॉर्म है, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग के टाइम कैसे यूज करना चाहिए पेट्रोल डीजल। ठीक है। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो कांस्टेंट स्पीड में आपको ड्राइव करना चाहिए, और मॉडरेट स्पीड में, इससे आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कम से कम खर्च होता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहां पर आपको वेट करना है, ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हैं, तो आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन, ताकि आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, बेमतलब बर्बाद ना हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपका जो टायर का प्रेशर होता है वो करेक्ट होना चाहिए, हमेशा आपको ये चेक करते रहना, नहीं तो ज़्यादा आपका फ्यूल खर्च होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं, चाहे लाइट व्हीकल चाहे हैवी व्हीकल, तो आपको उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए, ताकि आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से यूज हो, बचत हो उसकी। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को।